Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 10 अंडे के छिलके पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस का पृष्ठ संख्या 62 खोलेंगे। वहाँ आपको मिलेगा पाठ 10 अंडे के छिलके। तो बच्चों, पाठ के नाम से हम पता नहीं कर सकते कि पाठ में क्या बताया गया है। अंडे के छिलके, हम यहाँ सिर्फ अंडे के छिलके के बारे में बात नहीं करेंगे बच्चों। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे और पूरी सृष्टि जो है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हमें उससे कितना फायदा होता है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 10 अंडे के छिलके। सृष्टि अर्थात संसार जहां हम रहते हैं, सृष्टि ईश्वर के बुने ताने बाने का परिणाम है। अर्थात ये जो पूरी सृष्टि है वो किसने बनाई है बच्चों? ईश्वर ने बनाई है, जिसमें कोई भी प्राणी या वस्तु व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ अर्थात बेकार। तो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी किसी न किसी काम आती हैं, तो वो बेकार नहीं है। सबकी अपनी महत्ता है। महत्ता अर्थात सभी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। अपना मूल्य है, सबका अपना अपना मूल्य होता है। सभी जीव अपना कार्य भली भांति करते हैं। सभी जीव भली भांति अर्थात अच्छी तरह से करते हैं और हमारे आसपास संतुलन बनाए रखते हैं, और हमारा जो है संतुलन इसकी वजह से बना रहता है। प्रकृति के विपरीत जाकर कोई भी काम किया जाए तो वो सब कुछ तीतर बीतर हो जाता है। तीतर बीतर अर्थात बिखर जाता है, बेकार हो जाता है। अगर कोई भी जो है प्राणी या वस्तु प्रकृति के विपरीत जाकर के हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, उसके विपरीत जाकर के अगर कोई काम करते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इन बच्चों के घर में। तो यहाँ कुछ हम जो देखने जा रहे हैं वहाँ कुछ बच्चों की कहानी बताई गई है। उसमें ऐसा ही हुआ कि उन्होंने प्रकृति के विरुद्ध जाकर के काम किया, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आपको जगह दी हुई है, वहाँ आप पेंसिल से सुंदर लेखन में यहाँ प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1 डाल करके, सृष्टि किसके बुने ताने बाने का परिणाम है? और हमने अभी ये लाइन पढ़ी थी, पंक्ति। हम यहाँ देखेंगे बच्चों, प्रथम पंक्ति जो दे रखी है आपकी, सृष्टि ईश्वर के बुने ताने बाने का परिणाम है। तो यहाँ पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उत्तर 1 जो है यहाँ अंकित करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, ये एक नाटक की तरह है और इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं। नाटक होता है और नाटक में पात्र भी होते हैं। तो यहाँ कुछ पात्र दिए हुए हैं। कौन कौन से पात्र दिए हैं? मुन्ना, राजा, सुषमा और पिताजी। तो ये 4 पात्र जो हैं इस नाटक में हैं। दृश्य 1, सबसे पहले एक प्रथम दृश्य आता है। मंच पर किताब पढ़ते 3 बच्चे, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। मंच पर जो है 3 बच्चे बैठे हुए हैं, किताब पढ़ रहे हैं। मुन्ना आगे और राजा व सुषमा पीछे बैठे हैं। मुन्ना आगे है और राजा और सुषमा जो है पीछे की तरफ बैठे हैं। राजा अपनी पीठ पर थपकी देता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, वो अपनी पीठ पर थपकी दे रहा है। चटाक की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? चटाक की। क्यों आती है? क्योंकि राजा ने अपनी पीठ पर थपकी दी थी। मुन्ना और सुषमा पढ़ने में मग्न है। उनका मन जो है वो किस में लगा हुआ है? पढ़ने में लगा हुआ है। एक तरफ पर्दा टंगा है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर्दा है, खिड़की पर भी पर्दा है। उस पर पेलमेट लगा है। यहाँ खिड़की पर हम देखेंगे पर्दा लगा है और उसके ऊपर की जो ये जगह है बच्चों, ये पेलमेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पेलमेट कहलाता है, अर्थात लटकन, या जिस पर हम सामान रखते हैं खिड़की के ऊपर, जिस पर पर्दा लगाया जाता है। पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, पेलमेट पर क्या रखा हुआ है? अंडे के छिलके रखे हैं। मुन्ना, अब मुन्ना कह रहा है, राजा क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा?
क्योंकि राजा ने अपनी पीठ पर थपकी मारी थी और उससे चटाक की आवाज आई थी, इसलिए मुन्ना ने राजा से पूछा कि क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? किसने पूछा? मुन्ना ने। और किससे पूछा? राजा से। तो राजा ने कहा नहीं तो। हंसते हुए वो हंसा और उसने कहा कि नहीं तो। ओह, वो तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई है। क्या किया उसने? मच्छर की चटनी बनाई है, क्योंकि उसे मच्छर ने काट लिया तो उसने मच्छर को मारने के लिए थपकी मारी। तो उसने क्या कहा कि उसने मच्छर की चटनी बनाई है। वह मेरा खून पीने का प्रयत्न कर रहा था। प्रयत्न अर्थात कोशिश। तो वो मच्छर क्या कर रहा था? उसका खून पीने की कोशिश कर रहा था। मुन्ना, मच्छर? हैरानी से वो हैरान हुआ मच्छर की बात सुनकर कि कमरे में मच्छर कहाँ से आए? वैसे हमारे कमरे में मच्छर हैं तो नहीं। तो राजा ने कहा हाँ, किंतु आज बाहर से आ गए हैं। क्या कहा उसने? कि हो सकता है कि तुम्हारे कमरे में मच्छर न हो, लेकिन आज बाहर से आ गए हैं। मुन्ना, तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे हो। तो उसने मजाक करते हुए क्या कहा राजा से कि तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे हो। तो राजा ने शरारती मुद्रा में उसने भी शरारत करते हुए कहा कि इसे कुछ कहना ही होता तो मैं मच्छर क्यों कहता। तो जैसे ही मुन्ना ने कहा कि तुमने कहीं सुषमा को तो मच्छर नहीं कहा, तो उसने भी शरारत कर दी और कह दिया कि अगर मुझे इसे कुछ कहना ही हो तो मैं इसे मच्छर क्यों कहूँ, छिपकली क्यों ना कहता। तो वो उसे क्या कौन सा नाम देना चाहता था? छिपकली का। सुषमा ने फिर क्या कहा? राजा, तुम शांति भंग कर रहे हो। अब उसे गुस्सा आ गया, वो पढ़ रही थी, तो उसने क्या कह दिया कि तुम तो शांति भंग कर रहे हो। तो राजा ने क्या कहा? ओह सॉरी सॉरी। तो राजा ने सॉरी सॉरी किससे कहा? सुषमा से। सुषमा और राजा ने फिर से अपनी पुस्तकों में दृष्टि गड़ा ली। दृष्टि अर्थात नजर। तभी मुन्ना की बाह पर मच्छर ने डंक मारा। किसने डंक मारा? मच्छर ने। तो मुन्ना ने कहा अपनी बाह पर दूसरी हथेली मारते हुए, उसने पहले भी जो है थपकी मारी थी और फिर से क्या करा उसने? थपकी मारी। तो कहा कि भैया मच्छर है ना। अब हम यहाँ पर एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। ऊपर जगह दी हुई है आपको, वहां पर पेंसिल से आप सुंदर लेखन में जो है अपनी ये प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2, मुन्ना की बाह पर किसने डंक मारा। तो ये प्रश्न आप यहाँ लिखेंगे और उसका उत्तर आपको इसी पृष्ठ पर मिलेगा। ऊपर से आप आएंगे 7वीं लाइन पर, राजा के बाद वहां पर आप यहाँ अंत से देखेंगे कि मुन्ना की बाह पर मच्छर ने डंक मारा। यहाँ पर आप पेंसिल से रेखा खींचेंगे और उत्तर 2 अंकित करेंगे। तो राजा ने कहा कि आज तो लग रहा है कि सचमुच ही इस कमरे में बहुत मच्छर हो गए हैं। सुषमा, पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली नहीं मिलेगी, है ना। तो अब क्योंकि मच्छर उन्हें खा रहे थे, तो उसने कह दिया कि हो सकता है कि मच्छर बाहर से आ गए हों। तो सुषमा ने क्या कहा कि मच्छर हो सकते हैं, लेकिन कमरे में एक भी छिपकली नहीं होगी। तो मुन्ना ने कुर्सी से उठते हुए, वो जहां बैठा था वहां से वो उठा, पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे देखे। तो जैसे ही वो कुर्सी से उठा, कौन उठा? मुन्ना। तो उसने सामने पेलमेट पर क्या रखा देखा? अंडे के छिलके। और क्या कहा उसने? अरे ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए? क्योंकि पेलमेट पर अंडे के छिलके देखे उसने, तो उसने पूछ लिया कि ये किसने रखे। तो राजा ने कहा कि ये छिलके नहीं, खोल हैं। क्या है ये? खोल हैं। ठीक बात के लिए ठीक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो मुन्ना ने कहा वो तो ठीक है, किंतु ये खोल यहाँ आए कैसे? अब अंडे के छिलके जो होते हैं बच्चों, हम अंडे का प्रयोग करते हैं और वो छिलके कहाँ फेंकते हैं हम? किसमें? कूड़ादान में। लेकिन उसने कहाँ रखे थे? पेलमेट पर। इसीलिए उसने पूछा कि ये खोल जो है यहाँ आए कैसे। तो सुषमा और राजा ने एक साथ कहा कि हमने रखे हैं। जब उसने मुन्ना ने पूछा तो सुषमा और राजा एक साथ बोले कि ये खोल किसने रखे हैं? हमने रखे हैं। मुन्ना, पर क्यों रखे हैं? क्योंकि वो तो कचरा है और कचरा तो कूड़ेदान में जाना चाहिए। सुषमा ने कहा तुमने खुद ही तो देखा है कि इसके कारण छिपकलियां भाग गईं। क्या देखा उसने?
कि तुमने खुद देखा है कि यहाँ मच्छर तो हैं लेकिन इसमें छिपकलियां नहीं है, उसकी वजह से छिपकलियां भाग गई हैं। तो मुन्ना ने कहा ओह तो ये बात है। सुषमा बोली कि तो ये सिद्ध हो गया ना कि अंडे के खोल से डरकर छिपकलियां भाग जाती हैं। क्या सिद्ध किया उसने कि अंडे के खोल से डर करके छिपकलियां क्या होती हैं, भाग जाती हैं। मुन्ना, ये तो मैं नहीं जानता पर यह अवश्य प्रमाणित हो गया है। प्रमाणित हो गया है अर्थात सिद्ध हो गया है कि अंडे के खोल रखने से कमरे में मच्छर बढ़ जाते हैं। क्या प्रमाणित हुआ, क्या सिद्ध हुआ इस बात से कि अंडे के खोल रखने से कमरे में क्या बढ़ा, मच्छर बढ़ गए। सीधी सी बात है बच्चों, अगर हम कचरा घर के अंदर रखेंगे तो उससे घर के अंदर मच्छर ही बढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, जहाँ कूड़ा होगा वहाँ मच्छर तो आएंगे ही। अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर भी कचरा या कूड़ा होगा तो मच्छर आएंगे ही। अब अगर आप घर के अंदर कचरा रखेंगे तो घर के अंदर ही मच्छर आएंगे। तो सुषमा बोली कि नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है। अंडे के खोल से छिपकलियों का भागना सिद्ध है, मच्छर तो संयोग से आ गए हैं। उसने क्या कहा कि मच्छर तो कैसे आ गए हैं, संयोग से आ गए हैं, एक उसकी वजह से आ गए हैं, वरना मच्छरों का जो है अंडे के खोल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अंडे के खोल रखने से सिर्फ छिपकलियां भाग जाती हैं, ये सिद्ध हुआ है। यहाँ पेंसिल से बच्चों प्रमाणित और संयोग को रेखांकित करेंगे। तो मुन्ना ने कहा और यदि मैं न मानूं तो। अब अगर उसने कह दिया राजा और सुषमा से कि अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं तो उसने क्या कहा कि राजा ने बोला तो पिताजी के पास चलो। अब उन दोनों तीनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस हो गई है कि अंडे के खोल रखने से क्या प्रमाणित हो रहा है। तब राजा ने क्या कहा कि पिताजी के पास चलते हैं, हमारी समस्या का समाधान कौन करेंगे, पिताजी करेंगे। अब यहाँ पर दृश्य 2 आ गया है बच्चों, मंच पर नाटक चल रहा है। प्रथम दृश्य जो है वो खत्म हो गया है, अब दूसरा दृश्य यहाँ से शुरू हो रहा है। मंच पर बैठे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। राजा, मुन्ना और सुषमा का प्रवेश होता है। प्रवेश अर्थात वो अंदर जाते हैं। यहाँ प्रवेश को पेंसिल से रेखांकित करेंगे। राजा, पिताजी आप बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल रखे जाएं तो उससे मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं। उन्होंने जाकर के अपनी समस्या रखी, अपना सवाल रखा कि अगर अंडे के खोल को कमरे में रखा जाए तो उससे मच्छर आ जाएंगे या छिपकलियां भाग जाएंगी। तो पिताजी ने कहा कि कमरे में अंडे के खोल रखे जाएं तो उससे सिद्ध होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चल गया है, क्योंकि खोल कमरे में नहीं रखे जाते, कूड़े में फेंके जाते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, अंडे के छिलके क्या हैं, कूड़ा है, कचरा है। अब उसे हम कमरे के अंदर थोड़ी रखेंगे, उसे तो हम कूड़ेदान में फेंकेंगे। तो पिताजी ने क्या कहा कि इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जो उस कमरे में रह रहा है उसका दिमाग ही खराब हो गया है, तभी तो उसने कचरा अपने कमरे में रखा हुआ है। राजा रुआंसा सा होकर अर्थात उदास होकर, पिताजी आप समझते क्यों नहीं। तो पिताजी ने कहा अच्छा मुन्ना तुम ही बताओ कि क्या बात है। तब मुन्ना पिताजी के कान में फुसफुसाता है। फुसफुसाता है अर्थात धीरे से बोलता है, पिताजी यदि हम अनुमान के तौर पर यह मान लें, अनुमान अर्थात हम अंदाजा लगा लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है। हमने ये मान लिया, हमने अंदाजा लगा लिया कि अगर हम अंडे के खोल को कमरे में रखेंगे तो उससे छिपकलियां डरकर भाग गई, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने का कारण भी अंडे के खोल ही हैं। सीधी सी बात है कि अगर अंडे के खोल रखने से छिपकलियां भाग गई हैं तो उसके साथ साथ मच्छर भी तो कमरे में उसी वजह से आए हैं, क्योंकि वो क्या है, वो एक कचरा है। और कचरा अगर, कूड़ा अगर घर के अंदर होगा तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर मच्छर ही मिलेंगे। तो सुषमा ने पूछा कैसे, अब बताओ कि ये कैसे हुआ। तो पिताजी ने बोला कि छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। क्या बताया उन्होंने,
छिपकलियां जो होती हैं वो किसे खाती है बच्चों? मच्छरों को खाती हैं। यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा, अर्थात उपस्थिति नहीं है वहां पर। अब अगर कमरे में छिपकलियां नहीं हैं तो कमरे के अंदर के मच्छर को कौन खाएगा? उन्हें तो कोई खाने वाला ही नहीं है, और नहीं खाएंगे तो वो क्या होंगे? संख्या में बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। तो मुन्ना ने कहा कि विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए कुछ चीजें व्यर्थ भी तो हो जाती हैं। व्यर्थ अर्थात बेकार। तो मुन्ना ने कहा कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सारे काम हमारे आसान हो गए हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं बेकार हो जाती हैं। तो पिताजी ने पूछा कैसे? जैसे कि बताओ कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो राजा ने कहा जैसे कि बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्ष जो हैं वो व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसने क्या बताया कि जैसे आजकल हमारे पास बिजली है, रसोई गैस है खाना बनाने के लिए, तो अब हमें उजाला करने के लिए या खाना बनाने के लिए वृक्षों की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वृक्ष जो हैं क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। तो सुषमा ने कहा कि तुम तो बुद्धू हो, एकदम बुद्धू अर्थात पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। क्या हमें फल नहीं चाहिए? वृक्षों से हमें खाने के लिए फल और पशुओं के लिए पत्ते भी तो मिलते हैं। तो सुषमा ने क्या कहा? वृक्ष जो होते हैं वो सिर्फ जलाने के ही काम नहीं आते, उनसे हमें खाने के लिए फल भी मिलते हैं और पशुओं के लिए भी जो है पत्ते और चारा मिल जाता है। मुन्ना ने कहा और वृक्ष जो हैं वायुमंडल को साफ भी तो रखते हैं। यहाँ वायुमंडल को रेखांकित करेंगे बच्चों। वायुमंडल अर्थात हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे भी तो वृक्ष ही साफ रखते हैं, वरना वो शुद्ध कैसे होगा? तो राजा ने कहा कि हाँ, वायुमंडल को साफ करते हैं, वे झाड़ू लगाते हैं ना। तो सफाई कैसे करते हैं? झाड़ू लगा के करते हैं। तो उसने मजाक करते हुए कहा कि वृक्ष जो हैं वो हमारे वातावरण को साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? झाड़ू लगाकर। तो मुन्ना ने कहा कि क्यों? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। तो उसने पूछ लिया कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वृक्ष जो है हमारे आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसे अंदर लेते हैं और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो राजा ने कहा तो फिर वृक्ष ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मनुष्य भी तो वृक्षों के लिए आवश्यक है। तो फिर राजा ने बोल दिया कि वृक्ष ही जरूरी थोड़ी कि वृक्ष मनुष्य के लिए ही आवश्यक है, मनुष्य भी तो वृक्षों के काम आते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि पिताजी ने क्या कहा। ठीक है, हम यही तो कह रहे थे कि सृष्टि अर्थात कि संसार जहाँ हम रहते हैं में कोई भी जीव अनावश्यक नहीं है। पिताजी ने क्या कहा कि हम अभी यही तो बता रहे थे कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो अनावश्यक नहीं है, अर्थात सभी की कोई ना कोई आवश्यकता इस संसार में है। जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं अपनी ही रक्षा करते हैं। जब हम इस सृष्टि के अंदर किसी भी प्राणी की रक्षा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण अर्थात वातावरण, हमारे आसपास का जो वातावरण है संपूर्ण अर्थात पूरे, तो हमें पूरे वातावरण की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर हम एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 3 ऊपर लिखा हुआ है आपके, यहाँ आपको लिखना है पेंसिल से, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। इसका उत्तर यहाँ प्रथम अनुच्छेद में आप देखेंगे, पंक्ति 3 में ऊपर से आप यहाँ देख सकते हैं, हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर हम पेंसिल से रेखा खींच करके उत्तर 3 अंकित करेंगे। उसके बाद वृक्ष पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। तो हमारे पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है बच्चों? वृक्ष है। उनकी रक्षा तो स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए।
कैसी रक्षा करनी चाहिए हमें उनकी? अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम लोग जानते हो वृक्ष जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी हैं और मरकर किस किस रूप में? जैसे कि वृक्ष हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि वृक्ष जीवित रह करके हमारे किस किस काम आते हैं और मरने के बाद भी हमारे किस काम आते हैं? तो मुन्ना ने कहा, मरकर तो वे हमें ईंधन देते हैं, अर्थात जब हम वृक्ष को काटते हैं तो उसकी लकड़ी को हम जलाते हैं और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ईंधन प्राप्त होता है। कुछ वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। वृक्ष को काट करके, अर्थात जब हमने वृक्ष को काट दिया तो वो वृक्ष मर गया और मरने के बाद उसकी लकड़ी किस काम आ रही है? फर्नीचर बनाने के काम आती है। इमारती लकड़ी मकानों के लिए लट्ठे, शैतीन, फर्श, छत, दरवाजे और खिड़कियां इत्यादि बनाने के काम आती है। हम लकड़ियों से काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं बच्चों, फर्श भी बनता है, छत भी बनते हैं, दरवाजे खिड़कियां बनते हैं। ये सब किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। पिताजी ने कहा, शाबाश। और सुषमा बोली, बैलगाड़ी, तांगा तथा दूसरी गाड़ियां बनाने के भी काम आती हैं। आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी बच्चों, तांगा भी देखा होगा। किससे बना होता है? वो लकड़ी से ही बना होता है। उसके पहिए भी लकड़ी से बने होते हैं और वो पूरा तांगा जो है वो किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। तो उसके भी लकड़ी काम आ रही है। पिताजी बोले, केवल पेड़ पौधे ही सूर्य, वायुमंडल, धरती तथा जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम ऊर्जा को रेखांकित करेंगे बच्चों। ऊर्जा अर्थात शक्ति। तो केवल पेड़ पौधे ही होते हैं बच्चों जो सूर्य, वायुमंडल और धरती और जल, इन चारों जगह से सीधे ऊर्जा अर्थात शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं। हम प्राणी जो हैं वो हम सीधे इन सब चीज़ों से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य, वायुमंडल, धरती और जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीनों एक साथ बोलते हैं, कोई नहीं। तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि कोई भी नहीं है पेड़ पौधों के अलावा जो सीधे ऊर्जा ग्रहण करता हो? तो पिताजी ने कहा, कोई नहीं है। कैसे? शेष सारे जीव, शेष अर्थात पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीव हैं, जीव जंतु और मनुष्य, पेड़ पौधे आदि वनस्पति व उनसे उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों को तो सीधी ऊर्जा मिलती है, फिर बाकी के बचे जितने भी जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी हैं, हम उन सब वनस्पति, पेड़ पौधों, उनके फल, फूलों और पत्तों को खाकर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम खाते हैं बच्चों, जैसे हमें सब्जियां मिलती है, फल मिलते हैं, हम उन्हें खाते हैं तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। प्राप्त की। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और अंत में छोटे छोटे जीवाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बैक्टीरिया कहते हैं। किसे? जीवाणु को, जो बहुत छोटे होते हैं और वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। बड़े बड़े वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में पहुंच जाती है। तो क्या हुआ बच्चों इसमें? ये एक खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें हमने पेड़ पौधों को छोटे छोटे जीव जंतुओं ने और मनुष्य ने खाया, फिर उन छोटे जीव जंतुओं को मनुष्य और बड़े जीव जंतु खाते हैं, और जब मनुष्य और बड़े जीव जंतु मर जाते हैं तो उन पर छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो उन मरे हुए बड़े बड़े वृक्षों, पशुओं और मनुष्य को खा जाते हैं, और खाने के बाद वो ऊर्जा वापस कहाँ पहुँचा देते हैं? प्रकृति में पहुँचा देते हैं। इस प्रकार प्रकृति की ऊर्जा जो है वापस प्रकृति में ही आ जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं बल्कि प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो जिस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु और जितने भी पदार्थ हैं वो सभी इस पर्यावरण के लिए आवश्यक होते हैं।
किसी की भी संख्या और मात्रा आवश्यकता से अधिक अथवा कम नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी वस्तु की या किसी भी प्राणी की जो संख्या है वो आवश्यकता से जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए, न तो वो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, वरना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ में हमने देखा कि हमारी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी की अपनी अपनी जगह पर एक महत्ता होती है और सभी इस पर्यावरण के लिए आवश्यक होते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ कठिन शब्द जो है लिख करके देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला शब्द देख रहे हैं बच्चों, पेलमेट। प पर एक ही मात्रा, आधा ल, फिर म पर एक ही मात्रा और ट, तो शब्द बना पेलमेट। उसके बाद हमारा अगला शब्द है दृष्टि। द पर री की मात्रा, आधा श, जिसे हम ट से मिलाएंगे, और ट पर छोटी एक ही मात्रा, तो शब्द बना दृष्टि। उसके बाद है शब्द हमारा प्रमाणित। प पर पदेन की मात्रा, म पर आ की मात्रा, फिर अण पर छोटी ई की मात्रा और त, तो शब्द बन गया हमारा प्रमाणित। उसके बाद शब्द है संयोग। स पर अंग की मात्रा, य पर छोटे ओ की मात्रा और ग, शब्द बना संयोग। उसके बाद अगला शब्द है हमारा वायुमंडल। व पर आ की मात्रा, य पर छोटे ऊ की मात्रा, म पर अंग बिंदी, ड और ल, तो शब्द बना हमारा वायुमंडल। उसके बाद अगला शब्द है हमारा पर्यावरण। प, य पर आ की मात्रा और ऊपर आधा र, व, र और अण, तो शब्द बना हमारा पर्यावरण। उसके बाद है ऊर्जा। उसके लिए बड़ा ऊ, ज पर आ की मात्रा और उसके ऊपर र की मात्रा, आधा र, तो बन गया शब्द हमारा ऊर्जा। तो बच्चों, ये थे हमारे कठिन शब्द। अब हम आपकी बुक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 66 पर आएंगे, वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। तो हम मौखिक प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, पेलमेट का क्या अर्थ है? पेलमेट हमने पढ़ा था बच्चों, जो खिड़की के ऊपर होता है। पेलमेट का अर्थ होता है लटकन। चटाक की आवाज क्यों आई थी? हमने शुरू में ही पढ़ा था कि राजा ने अपनी पीठ पर थपकी मारी थी और जिसकी वजह से चटाक की आवाज आई थी। तो उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? राजा के अपनी पीठ पर थपकी देने से, उसकी वजह से चटाक की आवाज आई थी। प्रश्न 3 है, पेलमेट पर राजा और सुषमा ने क्या रखा था? हमने शुरू में ही पढ़ा था, पेलमेट था खिड़की के ऊपर और वहां पर कुछ रखा हुआ था। तो उन दोनों ने क्या रखा था वहां पर? अंडे के छिलके। प्रश्न 4, बच्चों के विवाद का निपटारा किसने किया? अब बच्चों के बीच में बहस चल रही थी, अंडे के छिलके लेने रखे हुए थे उसके लिए। तो अब उनका जो ये विवाद था, ये जो बहस थी, उसका निपटारा किसने किया था? राजा के पिताजी ने, क्योंकि राजा कहाँ लेकर गया था उनको? पिताजी के पास। प्रश्न 5, वृक्षों से हमें क्या लाभ हैं? वृक्षों से हमें बच्चों कई सारे लाभ होते हैं जो हमने अभी पाठ में भी पढ़े हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब इस महत्वपूर्ण अंग में वो हर तरीके से शामिल हो चुके हैं, उनसे हमें कई सारे लाभ मिल रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न 6, अंत में वृक्ष, पशु, मनुष्य आदि को कौन खा जाता है? हमने अभी पढ़ा था पाठ के अंत में
कि सभी जीव जंतु एक दूसरे को खाते हैं और इस प्रकार आहार श्रृंखला चलती है और अंत में जब वो मर जाते हैं तो उन्हें कौन खाता है? बैक्टीरिया। कौन खाता है? बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम आएंगे प्रश्न 1 पर। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 67 पर आएंगे, जहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनके साथ उनके विकल्प दिए हैं और आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है हमारा, अंडे के छिलके कहाँ रखे थे? विकल्प 1 मेज पर, विकल्प 2 पेलमेट पर और विकल्प 3 दीवार पर। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि अंडे के छिलके कहाँ रखे थे? पेलमेट के ऊपर। तो विकल्प 2 जो है इसका सही उत्तर है, तो हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न ख, छिपकली क्या खाती है? तो जब बच्चे जो हैं पिताजी के पास गए थे तो पिताजी ने बताया था कि छिपकलियां क्या खाती हैं। विकल्प 1 घास, विकल्प 2 अंडे और विकल्प 3 मच्छर। तो छिपकलियां क्या खाती हैं बच्चों? मच्छर खाती हैं। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प 3 मच्छर। तो उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, वृक्षों से हमें कौन सी वस्तु प्राप्त होती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि वृक्षों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर विकल्प आपको दिए हैं, विकल्प 1 ईंधन, विकल्प 2 कागज़ और विकल्प 3 है हमारा 1 तथा 2 दोनों। तो बच्चों वृक्षों से हमें ईंधन भी मिलता है और हमें कागज़ भी मिलता है। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प 3 1 तथा 2 दोनों। हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न घ, कौन सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकता है? सीधे ऊर्जा कौन प्राप्त करता है हमने अभी पढ़ा था। विकल्प 1 फर्नीचर, विकल्प 2 पेड़ पौधे और विकल्प 3 छिपकली। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं जो सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प 2। तो हम उसके सामने जो है सही का चिन्ह लगाएंगे। अब बच्चों हम पृष्ठ संख्या 68 पर आएंगे, वहां आपको मिलेगा प्रश्न 3, किसने किससे कहा? ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 3 दिया हुआ है, किसने किससे कहा। कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं, उन वाक्य को पढ़ करके हमें बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं, और वो हमें कहाँ लिखना है? नीचे दिए हुए इन रिक्त स्थानों में। एक तरफ लिखा है किसने कहा, उसका नाम यहाँ लिखेंगे हम, दूसरी तरफ किससे कहा उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो पढ़ते हैं हम बच्चों। क वाक्य है हमारा, क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सुषमा को चांटा मारने की बात किसने कही थी बच्चों? मुन्ना ने कही थी। तो हमारा उत्तर है मुन्ना ने। किससे कहा था? राजा से। वाक्य ख है हमारा, ओह सॉरी, अभी हमने पढ़ा था सॉरी किसने मांगी थी? राजा ने मांगी थी। तो हम यहाँ पर ख की जगह पर उत्तर लिखेंगे। ये वाक्य किसने कहा था? राजा ने कहा। किससे कहा? सुषमा से। ग वाक्य हमारा, तो पिताजी के पास चलो। अब पिताजी किसके थे? राजा के थे। तो ये वाक्य किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा था? मुन्ना से। तो हम यहाँ लिखेंगे ग में, राजा ने मुन्ना से। और आखिरी घ वाक्य है शाबाश, और तो शाबाशी किसने दी थी? पिताजी ने दी थी। तो उत्तर घ में हम लिखेंगे, ये वाक्य किसने कहा? पिताजी ने। किससे कहा था? मुन्ना से। अब हम बच्चों पृष्ठ संख्या 68 पर ही देखेंगे प्रश्न 4, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो सही वाक्य की जगह पर हमें सामने लिखना है हाँ, और गलत वाक्य के सामने लिखना है नहीं। तो वाक्य ख पढ़ते हैं हम, पेलमेट पर अंडे के छिलके मुन्ना ने रखे थे। तो क्या ये सही वाक्य है? क्या पेलमेट पर अंडे के छिलके मुन्ना ने रखे थे? नहीं, पेलमेट पर अंडे के छिलके किसने रखे थे? राजा और सुषमा ने। तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। प्रश्न ख, छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। हमने अभी पढ़ा था कि पिताजी ने बताया था
कि छिपकलियां किसे खाती हैं? मच्छरों को खाती हैं। तो ये वाक्य सही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे हाँ। प्रश्न ग, वृक्षों से हमें कोई लाभ नहीं है। तो क्या बच्चों ऐसा होता है कि वृक्ष से हमें कोई लाभ नहीं होता? गलत है, वृक्षों से हमें कई सारे लाभ होते हैं। तो ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। और घ वाक्य हमारा, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं? पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। अब हम बच्चों आपकी कॉपी का वर्क देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखे हैं नवीन शब्द, तो हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है हमारा पेलमेट, दूसरा है दृष्टि, तीसरा है प्रमाणित, चौथा है संयोग, पांचवा है प्रवेश, छठा शब्द है वायुमंडल और सातवां शब्द है पर्यावरण और आखिरी आठवां शब्द है हमारा ऊर्जा। तो ये हुए नवीन शब्द। अब हम देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ में यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों के साथ ही उनके अर्थ भी दे रखे हैं। पहला शब्द है हमारा प्रयत्न। तो प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। शांति अर्थ है सुकून। अनुमान अर्थ है अंदाजा। व्यर्थ अर्थ होता है बेकार और सृष्टि का अर्थ होता है संसार। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ। आइए अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर भी दिए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंडे के छिलके रखने से क्या प्रमाणित हो गया था? तो हमने पढ़ा था कि राजा और सुषमा ने अंडे के छिलके पेलमेट पर रखे थे और उन्होंने क्या सिद्ध करने की कोशिश की थी? उत्तर देखते हैं। अंडे के छिलके रखने से यह प्रमाणित हो गया था कि छिपकलियां डर कर भाग जाती हैं। तो क्या होता है अंडे के छिलके रखने से? छिपकलियां डर कर भाग जाती हैं। प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों, छिपकलियों और मच्छरों का क्या संबंध है? तो पिताजी ने बताया था, जब वो तीनों पिताजी के पास गए तो पिताजी ने बताया था कि छिपकलियों और मच्छरों के बीच में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है बच्चों? कि छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं। तो उत्तर देखते हैं इसका। छिपकलियों और मच्छरों का यह संबंध है कि छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं और उनके न रहने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो छिपकलियां मच्छरों को खाती हैं, ये बात बताई पिताजी ने। और अगर छिपकलियां कमरे में नहीं रहेंगी तो क्या होगा? मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कोई नहीं होगा। प्रश्न 3 देखते हैं, वृक्षों का वायुमंडल को स्वच्छ रखने में क्या योगदान है? हमने अभी पढ़ा था कि वृक्ष जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल को, हमारे आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं। कैसे रखते हैं? वृक्ष ऑक्सीजन छोड़कर, वृक्ष क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वायुमंडल को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं? आसपास के वातावरण में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, उस हानिकारक गैस को वो ग्रहण करते हैं और हमारे लिए उपयोगी गैस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार वो हमारे वायुमंडल को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं। प्रश्न 4 है, प्रकृति की ऊर्जा प्रकृति में ही कैसे लौट आती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि सूर्य और धरती, जल और वायुमंडल से पेड़ पौधे सीधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो प्रकृति की ऊर्जा होती है और वापस घूम करके वो ऊर्जा वापस वहीं प्रकृति में ही लौट आती है। तो कैसे आती है? उत्तर देखते हैं। सभी जीव जंतु और मनुष्य, हमने अभी पढ़ा था कि इस संसार के सभी जीव जंतु और मनुष्य जो हैं वो क्या खाते हैं? वनस्पति को खाकर, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, पेड़ पौधों को खाते हैं।
पशु जो हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं सीधे, हम लोग पेड़ों से मिलने वाले फलों को खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं और उन्हें खाकर के ऊर्जा प्राप्त करते हैं और आहार श्रृंखला में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि हम वनस्पति को खाते हैं, फिर उस वनस्पति को खाने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को बड़े जीव जंतु खाते हैं। इस प्रकार जो है ये आहार श्रृंखला चलती है। आहार अर्थात खाना और श्रृंखला अर्थात पूरा चक्र। तो इस प्रकार जो है क्या होता है कि वो बड़े जानवरों को खा लेते हैं और अपनी जो है आहार श्रृंखला में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अंत में जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, इन प्राणियों को खाकर प्रकृति की ऊर्जा वापस वहीं पहुंचा देते हैं। तो जब अंत में बड़े जीव जंतु और मनुष्य या पेड़ पौधे मर जाते हैं तब उन्हें कौन खाता है? जीवाणु खाता है और जीवाणु उन्हें खाने के बाद वो ऊर्जा वापस कहाँ पहुंचा देते हैं? प्रकृति में ही पहुंचा देते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और उनसे बने हुए वाक्य भी आपको बता रखे हैं। पहला शब्द है हमारा प्रयत्न। रीना ने साइकिल चलाने का प्रयत्न किया, कोशिश की, हमने अभी इसका अर्थ पढ़ा था। शांति, अरे यहाँ कितनी शांति है। शब्द है हमारा व्यर्थ। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, तो हमें पानी को बेकार में बहाना नहीं चाहिए। और आखिरी शब्द है हमारा पर्यावरण। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने यहाँ बनाए हैं आप भी वही वाक्य बनाएं। आप इन शब्दों से अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उस वाक्य में वो शब्द आना चाहिए और वाक्य सही होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।